अ, नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के जो कि हमारा चैप्टर है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन को हमने देखा, पहला चैप्टर हमारा, दूसरा चैप्टर हमारा, तो जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन-कौन से होते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं, किस तरीके से किस सिचुएशन पे कौन सा अगर मतलब कि कौन सा वो सॉरी किस तरीके से अगर हमें कौन सा सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपना किसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पैराडाइम मतलब किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जो अभी तक हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो जब हम लोगों ने पहले यूनिट में देखा कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ठीक है? तो उन सब का हम लोगों ने ओवरव्यू देखा। हमने ये देखा कि किस तरीके से पर्टिकुलर कोई भी क्या कहते हैं कि अगर इनकैप्सुलेशन या पॉलीमॉर्फिज्म की बात की जाए तो किस तरीके से पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट का मोटो क्या है, स्पेशलिटी क्या है और किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे पर्टिकुलर किसी भी अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर जो हमारा सिस्टम है, ठीक है? वो एक बहुत सारे ऑपरेशंस का कलेक्शन होता है, ठीक है? तो अगर बहुत सारे ऑपरेशन का कलेक्शन होता है तो अकॉर्डिंग टू नीड हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ पे कौन से सिचुएशन का कौन से कॉन्सेप्ट को रखें, ठीक है ना? तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्या होता है, ठीक है ना? और किस तरीके से रियल उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है ना? तो जब ये 2 चीज़ों को सीख लेते हैं, तब हम अपने अगले फेज़ पे चलते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन को डेवलप करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे तो उसके बाद से फिर जो हमने अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया तो सेकेंड यूनिट में हमने मॉडलिंग स्टार्ट की जिसमें हम लोगों ने कई सारी मॉडलिंग देखी जो कि यूएमएल के अंदर आती थी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यूएमएल के अंदर जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर जो जितने भी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं कि डायग्राम्स हम लोगों ने देखे वो सारे के सारे डायग्राम अगर देखें तो दो पार्ट में डिवाइडेड थे। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम को जब हमने देखा तो हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल डायग्राम जो है पर्टिकुलर हमारा सिस्टम जो है जो हम डेवलप करना चाहते हैं वो किस तरीके से दिखेगा, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रखा जाएगा, ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कितने ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ों को विजुअलाइज करने, एनालाइज करने और ड्रॉ करने के लिए हम स्ट्रक्चर डायग्राम का यूज़ करते हैं जो कि यूएमएल का ही एक पार्ट है। उसके बाद से दूसरा जो था उसका बिहेवियरल डायग्राम था। बिहेवियरल डायग्राम में जैसा कि हम लोगों ने यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, कई सारे डायग्राम देखे हम लोगों ने। तो हमने जो उसका मेन मोटो जो हमें बिहेवियर डायग्राम का मिला वो क्या था कि भाई पर्टिकुलर अगर हम स्ट्रक्चर को किसी के क्रिएट करते हैं तो उसका बिहेवियर जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिहेवियर से ही ये पता चलता है कि पर्टिकुलर किस टास्क को वो या कि वो पर्टिकुलर वो टास्क परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे बिहेवियर एट अ टाइम देखने को मिलते हैं। तो हम अगर बिहेवियर डायग्राम बनाते हैं तो क्या कहते हैं हम सारे पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं और सारे पॉइंट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलर उस बिहेवियर को या उस फंक्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है जिस फंक्शनैलिटी के लिए हमने उस पर्टिकुलर डायग्राम को बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेवियर डायग्राम में हम लोगों ने बहुत सारे डायग्राम देखे और मैं ये भी आपसे बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम कि बिहेवियर डायग्राम चाहे स्ट्रक्चरल डायग्राम में कितने भी डायग्राम हों, ठीक है, वो सारे के सारे डायग्राम का एक अपना मोटो है, एक अपना क्या कहें कि स्पेशलिटी है। और अगर हम ये कहें कि कोई एक डायग्राम ही कर लेने से हम पूरे सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। जब तक आप सारे डायग्राम को नहीं बनाएंगे
और सबको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी केस में जो हम लोग अपना हमारा सब्जेक्ट चल रहा था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में जो मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था, हमने बहुत सारे डायग्राम देखे। तो उसी में आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगर हम देखें तो वो है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं आर्किटेक्चरल मॉडलिंग क्या होती है और इसका मतलब क्या है। तो आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चरल, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि अगर आर्किटेक्चर मॉडलिंग की बात करें तो अगर हम कहना चाहें तो फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हमारे सिस्टम का फ्रेमवर्क क्या होगा। ठीक है ना, यानी ओवरऑल लुक या परफॉर्मेंस या कैसा होगा, ठीक है ना, वो हम आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा देखिए कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आर्किटेक्चरल मॉडल रिप्रेजेंट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम. It contains both structural and behavioral elements of the system. Architectural model can be defined as the blueprint of the entire system. Package diagram comes under architectural modeling. ठीक है, तो जैसा कि देखिए डिफिनीशन पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, किसी भी सिस्टम के ओवरऑल फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी सिस्टम के इसमें जैसे कि यूएमएल में था ना कि बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए बिहेवियरल डायग्राम का यूज़ कर रहे थे, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रक्चर डायग्राम का यूज़ कर रहे थे। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम किसी सिस्टम के आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें ओवरऑल आता है कि मतलब बिहेवियरल डायग्राम और स्ट्रक्चरल डायग्राम सब कुछ को मिला के जो पूरे सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसी को उसके ओवरऑल आर्किटेक्चर को या ओवरऑल ब्लूप्रिंट को हम आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है ना, पैकेज डायग्राम भी इसी आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर ही आता है। ठीक है ना, यानी अगर एक तरीके से अगर हम समझने के लिए कहें तो आर्किटेक्चर मॉडलिंग का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल मॉडलिंग मीन्स ओवरऑल मॉडलिंग का मतलब क्या है कि आपका जो ये ओवरऑल सिस्टम है, ठीक है ना, तो ये जो ओवरऑल अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे फंक्शनैलिटी है, ठीक है ना, तो इनके स्ट्रक्चर, इनका बिहेवियर, सब चीज़ को एक साथ इम्प्लीमेंट करने को ही हम आर्किटेक्चरल मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो समझने जैसा कि देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप लोग आसानी से इन चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो अभी तक चूँकि हमारा सेकेंड यूनिट पूरा कॉन्सेप्ट डायग्राम्स के ऊपर था, हम लोग यूएमएल को डिटेल में पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम लोग यूएमएल को पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि कई सारे डायग्राम्स थे और वो कई सारे डायग्राम्स जो है वो कई सारे डायग्राम्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शनैलिटी को अलग अलग तरीके से या अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग कह लीजिए, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर सिस्टम को एनालाइज करते थे, उनके बिहेवियर और उनके स्ट्रक्चर को, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से। ठीक है ना, तो जब हम किसी सिस्टम को अगर हमें बनाना हो और हम जब हमारा विजुअलाइजेशन वाला काम हो जाता है तो हम उस विजुअलाइजेशन में फिर उसके बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हम यूएमएल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर किस टाइप का सिस्टम है तो उसमें किस टाइप का मॉडल यूज़ होगा। ठीक है ना, हमने तो किस टाइप का मॉडल यूज होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडल चूज़ करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम सही मॉडल चूज़ करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो सही आएगा, लेकिन अगर हम गलत मॉडल चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के बिहेवियर में डिफरेंस आ जाएगा। और अगर पूरे सिस्टम के बिहेवियर में डिफरेंस आता है तो इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि फिर वो सारा का सारा जो आपका वर्क है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आर्किटेक्चरल मॉडल जब हम ओवरऑल सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हम आर्किटेक्चरल मॉडल बनाते हैं जो कि ओवरऑल सिस्टम का ब्लूप्रिंट होता है, जो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा रखता है। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर. It is a design paradigm based on the division of responsibilities for an application or system into individual, reusable, and self-sufficient objects. The popular approach of object-oriented design is to view a software system
as a collection of entities known as object. Object oriented is based on modeling real world objects. ठीक है ना। तो जैसा कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर ये चीज़ अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है ना, यानी कि हम रियल वर्ल्ड की हर एंटिटी को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं ताकि हम जो भी प्रॉब्लम हो उस पर हम सीधे तरीके से फोकस कर सकें और उसको रिजॉल्व करने के बारे में आसानी से कैसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करनी है उसके ऊपर फोकस कर सकें। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए काफ़ी ईजी वे प्रोवाइड करता है। हम इसमें आसानी से अपने प्रॉब्लम के ऊपर, गोल के ऊपर सीधे फोकस कर सकते हैं और उसको रिमूव, और जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही है उस प्रॉब्लम को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग होप सो आपको समझ में आया होगा डिफिनीशन से कि एक्चुअल में ओवरऑल अगर हम कहें तो एक पूरे सिस्टम का जो ब्लूप्रिंट या मैप जिसको कहते हैं वो आपका आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है, जिसमें बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल हर टाइप की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर उस सिस्टम के बारे में होती है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो अगर हम कोई पूछता है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या कहते हैं आर्किटेक्चर का क्या कहते हैं एडवांटेज क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इस डायग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन का क्या है आपका एडवांटेज। ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर का। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे सबसे पहला अगर हम इसको अगर बात करें अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ये आर्किटेक्चर को जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो ये हमें समझने में हेल्पफुल होता है कि, या फिर कस्टमर को समझाने में हेल्पफुल होता है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम वर्क करेगा, कैसे फंक्शनलिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर हम अपने लिए ना बना के दूसरों के लिए बनाते हैं, यानी कि अगर हम डेवलपर हैं तो कस्टमर हमारे पास आते हैं कि और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं और इस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में अगर हम सबसे पहले उसका आर्किटेक्चर को क्रिएट करते हैं तो वो आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं हम जब फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उस आर्किटेक्चर को देख के उसकी हेल्प से हम आसानी से सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगर दूसरे वे में देखें तो अगर जो कस्टमर है हमारा, अगर कस्टमर भी अगर आता है और वो देखना चाहता है कि उसका काम कितना प्रोग्रेस हुआ है तो हम आर्किटेक्चर के थ्रू उसको समझा सकते हैं कि इस तरीके से आपका काम होगा, और जिससे कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन भी हमारा काफ़ी सही वे में और अच्छा बैठता है। ठीक है, दूसरा इसका क्या है, मेंटेनेबल। तो मेंटेनेबल का मतलब, मेंटेन का मतलब क्या होगा कि अगर सही बात अगर चीज़ें देखें तो अगर आप आर्किटेक्चर को, अगर किसी भी सिस्टम के अगर आर्किटेक्चर को क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं तो वो आर्किटेक्चर एक्चुअल में क्या है कि वो पर्टिकुलर जब हम उसको एनालाइज करते हैं उस आर्किटेक्चर को तो हमें ये समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हम और सही कर सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि कहाँ पे अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हम उसको दूसरी कौन सी फंक्शनलिटी और वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दें जिससे कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। ठीक है ना, तो ये सारी विजुअलाइजेशन हम आर्किटेक्चर के थ्रू या आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी रीयूजेबिलिटी की। तो दोस्तों कि जैसा कि अगर हम रीयूजेबिलिटी की बात करें या रीयूजेबल की बात करें तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग अगर हमने किसी सिस्टम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का यूज़ करके, ठीक है, हम ये भी पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से कंपोनेंट को हमने एक्स्ट्रा या कौन से कोड को हमने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, पर्टिकुलर उस कोड की जगह पे हम पहले किसी कोड को हमने बनाया है जिसको हम जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से हम कहाँ किस जगह पे कोड को रीयूजेबल भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। रोबर्टनेस की बात करें कि ये एक तरीके से कहें तो ये प्रॉब्लम एररलेस है, यानी कि इसमें अगर आर्किटेक्चर मॉडलिंग अगर हम क्रिएट करते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं तो हमें ये आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, या फिर फ्यूचर में उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जेंटेबल यानी कि ये आसानी से इसका यूज़ किया जा सकता है। टेस्टेबल का मतलब अगर हम बात करें तो किस तरीके से कि सिंपल तरीका है कि अगर एक बार हम आर्किटेक्चर को क्रिएट कर लेते हैं तो हम उसके बिहेवियर और स्ट्रक्चर को एनालाइज करके ये टेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इसका इम्प्लीमेंटेशन सॉरी पर्टिकुलर जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वो इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें तो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग किसी भी सिस्टम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक तरीके से अगर हम कहें तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि पर्टिकुलर किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को अगर हमें डेवलप करना है, तो किसी भी अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो ये आर्किटेक्चरल मॉडलिंग उसमें ये हेल्प करता है कि वो उस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को फाइनल इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें विजुअलाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। और एक बार अगर आर्किटेक्चर हमने क्रिएट कर लिया तो फिर हम उसके थ्रू आसानी से सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें आर्किटेक्चर को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइजेशन के बाद हमें ये पता चल रहा है कि पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, या फिर पर्टिकुलर कोई फंक्शनलिटी ऐसी है जिसकी जगह पे हम कोई दूसरी फंक्शनलिटी का यूज़ कर लें तो वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस होगी, तो हम वो भी आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के थ्रू कर सकते हैं। यानी जब हम एक बार आर्किटेक्चर क्रिएट कर लेंगे तो जब हम उसको सही से एनालाइज करेंगे तो हमें कहाँ गलतियाँ हैं कहाँ गलतियाँ नहीं हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा, और जब हमें उन गलतियों के बारे में पता चलेगा तो हम उसी आर्किटेक्चर में उसको रिमूव कर लेंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे उसके सोल्यूशन के साथ। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर यही चीज़ एक बार अगर हमने पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया और फिर हमें गलतियां समझ में आती हैं तो उसको वापस क्या कहते हैं रिप्लेस करना काफ़ी कहते हैं कि वो सही तरीका नहीं होगा, या फिर वो कहें वो काफ़ी कॉस्टली भी हो जाएगा और इससे आपका पूरा वर्क खराब हो जाएगा। इसलिए हम जब तक हम आर्किटेक्चरल मॉडलिंग नहीं कर लेते किसी भी सिस्टम का और ये पूरी तरीके से एश्योर नहीं हो जाते कि नहीं अब जो हमारा ये मॉडलिंग है जो हमने आर्किटेक्चर पर्टिकुलर सिस्टम का बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चरल और इसका बिहेवियरल दोनों जितने भी इसकी जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो सब सेम है और या करेक्ट है या यूज़र के नीड पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद से फिर हम अश्योर होते हैं और देन हम अपने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। यानी कि फाइनली जो फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इम्प्लीमेंटेशन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की अगर बात करें तो जैसा कि देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ अ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ठीक है ना। यानी कि एक बार जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, देन उसके बाद से हम उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। इन दिस कॉन्सेप्चुअल मॉडल इज डेवलप्ड फ्यूचर इनटू ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि द मेन मोटिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज टू इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि मेन मोटिव क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का कि वो किसी भी सिस्टम के स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर का को इस्टेब्लिश कर सके या फिर उसको शो कर सके कि किस तरीके से पर्टिकुलर हमारा सिस्टम वर्क करेगा, ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही उसकी टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू डायग्राम या अकॉर्डिंग टू जो भी हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है उसके थ्रू हम उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं और उस टेस्टिंग के बाद जो है फिर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने से पहले उसका एनालाइजेशन और उसकी मॉडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होती हैं कि अगर हमने उसका पहले से ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया है ना, तो अगर हम उसको डायरेक्ट डेवलप करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ न कुछ फंक्शनैलिटीज़ हमसे मिस हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम अपना डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं UML के थ्रू, तो जब वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करके दोस्तों फिर हम आसानी से पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर हमारा हम एश्योर होते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर यूज़र की फंक्शनैलिटी पे वर्क करेगा, ठीक है ना। तो जब हम ये एश्योर हो जाते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो यूज़र की फंक्शनैलिटी पे वर्क करेगा, ठीक है ना, देन हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, एक आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है और एक आपका डिटेल डिज़ाइन है। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन और डिटेल डिज़ाइन अगर हम इसको देखना चाहें तो सबसे पहले आइए देखते हैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन की दोस्तों, ठीक है ना, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑर्गेनाइज ऑल द क्लासेस रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सिस्टम, ठीक है ना। यानी कॉन्सेप्चुअल मॉडल एक तरीके से ये बताता है कि उस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने के लिए नंबर ऑफ कितने क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यानी हमें पता है कि क्लास के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है ना। तो हम क्लास कितने तरह के क्लास को हमें डिफाइन करना है पर्टिकुलर अपने सिस्टम के अंदर, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल के थ्रू हम डिज़ाइन कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर अलोकेटेड टू ईच क्लास, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्चुअल जो डिज़ाइन है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर एक क्लास की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको भी, मतलब अगर हम कहें कि अगर एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए 10 क्लास हैं, 10 क्लास की ज़रूरत पड़ रही है, तो पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है वो पर्टिकुलर हर 10 के 10 माने 1 2 3 4 जितने भी क्लासेस हैं उनकी पर्टिकुलर अपनी खुद की क्या फंक्शनैलिटीज़ है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसको भी हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के थ्रू शो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों जैसा कि लिखा हुआ है कि इन हाई लेवल डिज़ाइन क्लास डायग्राम इज यूज टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरेक्शन डायग्राम इज यूज टू शो द फ्लो ऑफ इवेंट, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास डायग्राम भी पढ़ चुके हैं और हम लोग इंटरेक्शन डायग्राम भी पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम क्लास डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम की बात करें तो हमें पता है कि जो क्लास डायग्राम है वो बताता है कि किस तरीके से नंबर ऑफ क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है या किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ मिलकर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। और इंटरेक्शन डायग्राम ये बताता है कि किस तरीके से हमें पता है कि इंटरेक्शन के अंदर 2 डायग्राम यूज होते हैं, एक आपका कोलैबोरेशन डायग्राम और एक आपका टाइम डायग्राम, ठीक है ना। तो सॉरी, कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। तो आप देख रहे थे कि सीक्वेंस डायग्राम क्या शो कर रहा था कि पर्टिकुलर हर प्रोसेस का सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है ना। और अगर हम बात करें कोलैबोरेशन डायग्राम, तो कोलैबोरेशन डायग्राम क्या शो कर रहा था कि सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा, फिर तीसरा कौन सा ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। दोनों अगर देखें तो एक तरीके से एक ही चीज़ को शो कर रहे थे, लेकिन उनके देखने का तरीका जो है वो अलग अलग था। एक ही चीज़ को कहें तो देखने का तरीका अलग अलग था। एक अकॉर्डिंग टू टाइम ऑपरेशन को शो कर रहा था और स्टेप, और एक क्या कर रहा था अकॉर्डिंग टू टाइम ऑब्जेक्ट को शो कर रहा था कि पर्टिकुलर कौन सा ऑपरेशन पहले वर्क करेगा, फिर उसके बाद किस वाले ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करेगा, या फिर उसके बाद कौन सा तीसरा मॉड्यूल परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो अगर एक तरीके से देखें तो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग जो है वो पर्टिकुलर हमारे सिस्टम के अंदर किस तरीके से क्लासेस का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, और पर्टिकुलर किसी क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सारे क्लास मिलके कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के थ्रू आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा था वो हमारा डिटेल डिज़ाइन था। और डिटेल डिज़ाइन में देखिए जैसा पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इन डिटेल डिज़ाइन द एट्रीब्यूट एंड the attributes and operations are allocated to each class based on their interaction diagram, ठीक है ना। यानी वही सेम चीज़ की डिटेल डिज़ाइन के अंदर क्या है कि सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट और ऑपरेशन होते हैं किसी भी क्लास के, ठीक है ना, वो हम इंटरेक्शन डायग्राम के थ्रू पूरा शो करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है डिटेल डिज़ाइन के अंदर आता है,
ठीक है ना। दूसरी चीज जो हमारा दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द स्टेट मशीन डायग्राम इज डेवलप टू एक्सप्लेन नेक्स्ट डिटेल ऑफ डिजाइन इज कॉल्ड अ लो लेवल डिजाइन, ठीक है ना। तो डिटेल्ड डिजाइन जैसा कि अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या होगा, या फिर अगर कहें कि फंक्शनैलिटी या बिहेवियर क्या होगा, तो अगर हम उसकी सारी चीज़ों को अगर हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं डिटेल डिजाइन। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें इंटरेक्शन डायग्राम का भी यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसमें स्टेट मशीन डायग्राम का भी यूज हो रहा है। स्टेट मशीन डायग्राम आपको पता है कि ये शो करता है कि पर्टिकुलर किसी एक ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए नंबर ऑफ कितने स्टेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब हमें नंबर ऑफ कितने स्टेट की जरूरत पड़ेगी ये चीज हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना, तो फिर हम उसके बाद से फिर स्टेट मशीन डायग्राम ये भी शो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैं एक सेकंड आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया था कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक टास्क है, ठीक है ना, ये एक मॉडल है और इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट है और हमेशा स्टेट डायग्राम में एक इनिशियल स्टेट होता है और एक आपका होता है फाइनल स्टेट, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर अगर किसी ऑपरेशन को मान लीजिए ऑपरेशन 1 परफॉर्म हो रहा है, तो ऑपरेशन 1 परफॉर्म हो रहा है या ऑपरेशन 2 परफॉर्म हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि ऑपरेशन स्टेट डायग्राम जो अगर हम बात करें इसके स्टेट मशीन डायग्राम की, तो स्टेट मशीन डायग्राम कहीं ना कहीं ये शो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है कि पर्टिकुलर अगर किसी एक ऑपरेशन को अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कहने या स्टेट कहने मिल के परफॉर्म कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस ऑपरेशन में अगर नंबर ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो कितने ऑब्जेक्ट्स का यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए, और उनकी सीक्वेंसिंग क्या है कि यानी पहले कौन किस स्टेट पे जाएगा, उसके बाद वो किस स्टेट पे जाएगा, उसके बाद वो किस स्टेट पे जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, ये हम स्टेट मशीन डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑपरेशन 1 की, तो हमें पता है ये इनिशियल है, तो सपोज कीजिए ऑपरेशन 1 परफॉर्म होने के लिए वो इस स्टेट से इस स्टेट पे जा रहा है, फिर वो इस स्टेट पे जा रहा है और फिर वो इस स्टेट पे जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर हम बात करें दोस्तों स्टेट 2 की, ठीक है ना, तो अगर स्टेट 2 की वही बात करें तो पर्टिकुलर मॉडल के अंदर हम देख सकते हैं कि वो स्टेट 2 जब दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए इनिशियल ये हो जा रहा है, ठीक है ना, फाइनल उसके लिए ये हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ स्टेट कौन कौन से यूज हो रहा है, इनिशियल के बाद फिर सपोज कीजिए ये स्टेट पे गया, इस स्टेट से फिर वो इस स्टेट पे गया जो कि इसका फाइनल है। तो हम देख सकते हैं कि स्टेट डायग्राम ये शो करता है कि पर्टिकुलर किस ऑपरेशन के लिए कौन कौन से स्टेट यूज होंगे, ठीक है, और पर्टिकुलर उन स्टेट का अगर हम कहें तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। मतलब अगर हम दूसरी कहें कि मतलब एक तरीके से कहें तो पर्टिकुलर एक ऑपरेशन में नंबर ऑफ कितने ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, और पहले कौन सा ऑब्जेक्ट मैसेज जनरेट कर रहा है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बाद मैसेज जनरेट कर रहा है, फिर उसके बाद कौन सा तीसरा ऑब्जेक्ट मैसेज जनरेट कर रहा है, देन फिर कब जाके वो फाइनल प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है। तो डिटेल डिजाइन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि स्टेट मशीन डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, सारे डायग्राम का हम यूज करते हैं और उससे ओवरऑल हम डिटेल्ड डिजाइन कर पाते हैं कि किसी भी सिस्टम के ऑपरेशन और फंक्शनैलिटी को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके बारे में उस पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ करके हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन या फिर डिटेल डिज़ाइन की बात करें तो किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन जो है पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर बात करें कि किस तरीके से उसमें क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी यूज विद इन 2 ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें देखनी हो तो हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम की एनालाइजिंग करना चाहते हैं तो हम डिटेल डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चूँकि चूँकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, तो जब हमारा मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है तो हमें ये हमारा सारा फोकस इस पे है कि हम किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे,
या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मतलब कि डायग्राम्स का यूज़ करेंगे या कैसे उसका विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को डेवलप करने से पहले विजुअलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। तो हमें विजुअलाइजेशन करने के लिए कहीं ना कहीं अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना पड़ता है आपका ये क्या कहते हैं डायग्राम्स का यूज़ करना पड़ता है, और इसमें यूएमएल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। अगर हम इन सारे डायग्राम को देखें तो हम कहीं ना कहीं आसानी से किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं, और एक बार हमने आर्किटेक्चर क्रिएट कर लिया तो आसानी से सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोगों को आज का टॉपिक आर्किटेक्चरल मॉडलिंग समझ में आया होगा। और अभी इस यूनिट में दो लेक्चर और बचे हुए हैं, उसके जो कि कंपोनेंट डायग्राम और एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम है। ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंपोनेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपोनेंट डायग्राम क्या है और ये किस तरीके से पर्टिकुलर हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।